हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 पढ़ रहे थे। लेक्चर का नाम था एंटीबायोटिक। आज हम उसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं। आप पहले इन 3 पार्ट को देखिए, फिर आप चौथे पार्ट को भी देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक हमने एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखा था और हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक से। तो देखो, नाम से पता चल रहा है अमीनो और ग्लाइकोसाइड मतलब क्या हुआ, शुगर वाला पार्ट। इसीलिए इस एंटीबायोटिक को बोलते हैं अमीनो शुगर कंटेनिंग एंटीबायोटिक। इस एंटीबायोटिक का सल्फेट साल्ट यूज किया जाता है। तो सल्फेट साल्ट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये एंटीबायोटिक बेसिक नेचर की रहती है। तो जब कोई ड्रग बेसिक नेचर की रहेगी तो उसका जो साल्ट होगा वो अपोजिट पीएच का रहता है। जैसे कि इसमें सल्फेट साल्ट यूज किया जाता है। तो सल्फेट क्या है? एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड से। अगर आपको अदर कोई पूछे तो आप बता देना HCl साल्ट यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद ये ड्रग ओरल नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि ये अपने स्टोमक पे क्या हो जाएगी, स्टोमक पीएच पे ये आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइज क्यों होती है? क्योंकि स्टोमक का पीएच रहता है एसिडिक और इस ड्रग का पीएच रहता है बेसिक। जब दो अपोजिट पीएच आपस में मिल जाते हैं तो ये ड्रग क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। वो आपको पता है आयोनाइज ड्रग कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, तो इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। जब इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इसका एक्शन भी नहीं आएगा। इसका एक्शन आएगा लोकली, जो इंटेस्टाइन के अंदर एक्शन ही आएगा, बट ब्लड के अंदर ये ड्रग पहुंच ही नहीं पाएगी। इसीलिए इस ड्रग को हम ओरल नहीं देते, हम इसको IM देते हैं या फिर IV देते हैं। ये ड्रग हाईली सोल्यूबल रहती है। तो आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर कोई ड्रग बेसिक नेचर की रहती है तो वो स्टोमक में हमेशा सोल्यूबल रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उसको स्टोमक के अंदर एसिडिक पीएच मिलेगा। तो अपोजिट पीएच में ड्रग हमेशा सोल्यूबल रहती है, इसीलिए हाईली सोल्यूबल है। इसके बाद इसका एक्शन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट आता है। तो मैंने आपको 2 एक्शन बताए थे, एक बताया था टाइम डिपेंडेंट, दूसरा बताया था कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन। टाइम डिपेंडेंट पेनिसिलिन या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक देती है। उसमें क्या होता है कि वो ड्रग का एक्शन डिपेंड करेगा कि वो ड्रग कितने टाइम तक अपने ब्लड के अंदर रहती है। बट इस ड्रग का एक्शन डिपेंड करेगा कितना कंसंट्रेशन अपने ब्लड के अंदर इस ड्रग का रहेगा। जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इस ड्रग का एक्शन अच्छा आएगा, जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो उसका एक्शन अच्छा नहीं आएगा। अब कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 1 kg पूरा दे दो, उससे तो इंसान मर जाएगा। मतलब जो रेंज रहती है उसमें जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं 300, 500, 600 mg, तो उसका एक्शन आता रहता है अच्छे से। इसके बाद ये जो ड्रग है ये किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। इस ड्रग को हम बीटा लैक्टम के साथ मिक्स नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि केमिकल इनएक्टिवेशन हो जाता है। इसके बाद ये जो ड्रग है ये इफेक्टिव रहती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो भी एरोबिक टाइप के। तो वहाँ पे एनएरोबिक ऑप्शन में आ जाए तो आप गलत कर लेना, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया पे ही ये इफेक्टिव रहती है। तो मैंने आपको मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक बताया था, तो वो भी ग्राम नेगेटिव और एरोबिक बैक्टीरिया पे इफेक्टिव रहती है। तो ये भी एरोबिक बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्टिव रहती है। इन एनएरोबिक मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। अब हम अमीनोग्लाइकोसाइड के ड्रग के बारे में देखेंगे। तो अमीनोग्लाइकोसाइड का जो क्लासिफिकेशन है ड्रग का, वो 2 टाइप में, सिस्टेमिक अमीनोग्लाइकोसाइड और टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड। टॉपिकल वो होते हैं जो क्रीम्स में यूज किए जाते हैं, जो टॉपिकली हम अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है सिस्टेमिक टॉपिकल, कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में। आप जस्ट 5-6 ड्रग के नाम याद रखना कि दिस इज अमीनोग्लाइकोसाइड। जैसे कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी ड्रग है, पहली है स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, सीसोमाइसिन तो मैंने भी कभी नहीं सुना तो याद ही मत करना इसको। कैनामाइसिन है, उसके बाद नियोमाइसिन। तो इन ड्रग के नाम याद रखना है। आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रग अमीनोग्लाइकोसाइड के अंदर आती है, और कोई माइसिन दिख जाए तो वो भी अमीनोग्लाइकोसाइड में हम कंसीडर कर लेंगे। तो आप स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन और नियोमाइसिन का नाम याद रखना। अब हम अमीनोग्लाइकोसाइड के साइड इफेक्ट देखेंगे। तो 3-4 ही साइड इफेक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है न्यूरोटॉक्सिसिटी, दूसरा है एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन तो आपको पता है पेनिसिलिन के साथ ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे आपको एलर्जिक रिएक्शन अच्छे से याद नहीं रखना है। इसके बाद नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोटॉक्सिसिटी और NMJ ब्लॉकर। अब ये ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको पता है एक ड्रग है फ्यूरोसामाइड, जो हमने लूप डायोटिक में पढ़ी थी,
वो भी क्या करती है, ऑटोटॉक्सिसिटी करती है, बट वो जो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है वो रिवर्सिबल रहती है। बट ये जो ऑटोटॉक्सिसिटी करती है तो वो क्या रहती है, इरिवर्सिबल रहती है। तो याद रखना, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर अमीनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिसिटी करेगी, ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब हेयरिंग में प्रॉब्लम हो जाना, इंसान सुन नहीं पाएगा, तो वो परमानेंट सुन नहीं पाएगा। मतलब एक बार उसको ऑटोटॉक्सिसिटी हो गई तो हमेशा के लिए रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि अपनी जो 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है जो सुनने के लिए काम आती है, उसको ही ये ड्रग डैमेज कर लेती है, जिसकी वजह से इंसान कभी सुन नहीं पाएगा। तो ये इरिवर्सिबल ऑटोटॉक्सिसिटी करती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है मतलब किडनी के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगी। तो जो भी ड्रग, अदर ड्रग जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, उनके साथ हम कभी भी अमीनोग्लाइकोसाइड को नहीं देंगे। जैसे कि एग्जांपल आपको पता है एम्फोटेरिसिन बी, तो वो एक एंटी फंगल ड्रग है, वो भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है और ये भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है। तो इन दोनों ड्रग को कभी भी साथ में नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद न्यूरोटॉक्सिसिटी रहती है, इस ड्रग का साइड इफेक्ट रहता है। तो जिन लोगों के अंदर ब्रेन की जो डिजीज रहती है, जैसे कि एपिलेप्सी रहती है या फिर अदर कोई डिजीज, उन पेशेंट को ये ड्रग नहीं दी जाएगी। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो पहले तो आपको सिंपल मैकेनिज्म एक्शन याद रखना है कि क्या रखना है कि ये ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो पहला तो आप याद रखना, ये ड्रग प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। आगे और डिटेल में पूछे तो ये 38 राइबोसोम को इनहिबिट करती है, उसके फंक्शन के साथ क्या करती है, इंटरफेयर करती है। और हमने क्लासिफिकेशन देखा था एंटीबायोटिक का, तब मैंने आपको बताया था ये ड्रग क्या करती है, मिस रीडिंग करेगी, जो mRNA कोड की रीडिंग है उसमें इश्यू करेगी। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये लास्ट एक और है, ब्रेकअप ऑफ पॉलीसोम्स इनटू मोनोसोम्स। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पहला तो ये याद रखना है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। कैसे करेगी? 38 राइबोसोम के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगी। या फिर आप ये लिख सकते हो, जो mRNA का जो कोड रहता है उसके साथ मिस रीडिंग करेगी। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये आपको याद रखना है। एक ड्रग है टेट्रासाइक्लिन क्लास, जो हम पढ़ेंगे आगे। टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड, यही दो ऐसी एंटीबायोटिक है जो 38 राइबोसोम के साथ इंटरफेयर करती है। बाकी जितनी भी एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, वो सारी एंटीबायोटिक 50 राइबोसोम के साथ इंटरफेयर करती है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट याद रखना आप। अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को ब्रेक डाउन करेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, तो इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्ट्रेप्टिडीन, दूसरा होता है स्ट्रेप्टोज, तीसरा होता है एन मिथाइल ग्लूकोसामाइन। तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन का हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट रहते हैं। तो आपको याद रखना है, ये स्ट्रेप्टोज रहती है शुगर वाला पार्ट, ये आपको पता है अमाइन आ रहा है तो अमीन वाला पार्ट रहेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब अपने को स्ट्रेप्टोमाइसिन कहाँ से मिलती है? तो ये अपने को एक बैक्टीरिया से मिलती है, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम माइक्रोबायोलॉजी में फिर से ये सब चीज़ें देखेंगे, बट आपको अभी याद रखना है। इसके बाद जेंटामाइसिन, तो जेंटामाइसिन अपने को कहाँ से मिलती है? तो ये माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा से मिलती है। तो इसको मैं हमेशा याद रखता हूँ GMP से। जी मतलब जेंटामाइसिन कहाँ से मिलती है? माइक्रोस्पोरा परप्यूरिया, तो याद रखना है। इसके बाद ये एमिकासिन ड्रग है, ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है किसकी? केनामाइसिन की। तो ये भी लाइन आपको याद रखनी है। अब हम मैक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्रोलाइटिक एंटीबायोटिक के अंदर मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग पाई जाती है। तो पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है, इस एंटीबायोटिक के स्ट्रक्चर के अंदर मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग पाई जाती है, और इस लैक्टोन रिंग के साथ बहुत सारी डीऑक्सी शुगर अटैच रहती है। तो डीऑक्सी शुगर को क्या बोलते हैं? डिसोसामाइन बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो लैक्टोन रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक कौन सी? मैक्रोलाइड है। इसके बाद ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टेटिक नेचर की रहती है, लो कंसंट्रेशन पे। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाएगी तो ये साइडल एक्शन की हो जाएगी। इसी तरह जो हमने अमीनोग्लाइकोसाइड पढ़ी थी, वो भी बैक्टीरियोस्टेटिक रहती है लो कंसंट्रेशन पे, बट हाई कंसंट्रेशन पे साइडल रहती है। अगर आपको अमीनोग्लाइकोसाइड के बारे में एक ऑप्शन पूछा जाए, वो साइडल रहेगी या फिर स्टेटिक रहेगी, तो आप आंसर हमेशा साइडल देना। और वहाँ पे मैंने एक ड्रग बताई थी स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड में, तो उसका एक यूज था आपको पता है, एज ए एंटी टीबी। तो हमने एंटी टीबी में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन पढ़ी थी, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, ये एसिड अनस्टेबल रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि इसका C6 कार्बन है, उसके ऊपर जो OH ग्रुप रहता है, इसकी वजह से ये एसिड अनस्टेबल रहती है।
तो ये आपको याद रखना है, C6OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से ये एसिड अनस्टेबल रहती है। तो मैंने आपको पेनिसिलिन पढ़ाया था पूरा, तो पेनिसिलिन भी क्या रहती है, एसिड अनस्टेबल रहती है, वो भी एसिड में हाइड्रोलाइज हो जाएगी। इसी तरह ये मैक्रोलाइड है, ये भी एसिड अनस्टेबल रहती है। जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमने पढ़ी थी वो क्या रहती है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती स्टोमक में, तो इसीलिए उसको हम IM और IV रूट देते हैं। तो देखो एंटीबायोटिक की लाइफ में भी कितनी सारी प्रॉब्लम है, वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, कोई आयोनाइज हो जाती है, तो कोई डिग्रेड हो जाती है एसिड में। तो हम सोचते हैं हमारी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। इसके बाद ये जो एक ड्रग है कैलिथ्रोमाइसिन, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो कैलिथ्रोमाइसिन एसिड स्टेबल रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि उसके C6 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप नहीं रहता, उसके C6 के ऊपर मिथॉक्सी ग्रुप रहता है। इस हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर लिया, इसीलिए वो स्टेबल रहती है। और ये जीपेट में एक बार पूछा गया है कि कैलिथ्रोमाइसिन एसिड स्टेबल रहती है, क्यों, क्योंकि उसके C6 पे OCH3 ग्रुप रहता है, मिथॉक्सी ग्रुप रहता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये जितनी भी ड्रग है मैक्रोलाइड, ये सब क्या करती है, ये अपने लीवर का जो एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450, उसको ये ड्रग इनहिबिट कर लेगी। जैसे इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी तो इस एंजाइम से जितनी भी ड्रग मेटाबॉलिज्म होगा जिन ड्रग का, उनका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको हम वारफरिन के साथ, थियोफाइलिन के साथ, सीसाप्राइड के साथ हम प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते। और भी जो ड्रग जिनका थेराप्यूटिक विंडो कम रहता है उनके साथ हम इस ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ड्रग उन ड्रग की टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। जैसे वारफरिन के साथ ब्लीडिंग हो जाएगी अपने बॉडी के अंदर, थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, सीसाप्राइड आपको पता है ये क्या करेगा, अरिथमिया करेगा। तो जब हम मैक्रोलाइड इसके साथ देंगे तो अरिथमिया के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका अमाउंट सीसाप्राइड का अपने ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसको जो मेटाबॉलिज्म करता है एंजाइम वही नहीं रहेगा अपनी बॉडी में। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीसाप्राइड किसके साथ प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी, तो इरिथ्रोमाइसिन, जो भी अदर मैक्रोलाइड है उनके साथ नहीं की जाती है। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया मैक्रोलाइड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे गेन कर लेता है। तो होता क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन हो जाता है बाइंडिंग साइड के ऊपर, जहाँ पे मैक्रोलाइड ड्रग बाइंड होती है उस साइड पे बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। अब म्यूटेशन पे क्या होगा, मिथाइलेशन हो जाता है वहाँ पे बाइंडिंग साइड पे। तो आपको याद रखना है, ड्यू टू मिथाइलेशन बैक्टीरिया क्या कर लेता है, रेजिस्टेंस गेन कर लेता है अगेंस्ट मैक्रोलाइड। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको पता है मैक्रोलाइड ड्रग है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, वो भी 50S राइबोसोम के ऊपर जाके बाइंड होगी, तो वहाँ पे मिथाइलेशन हो जाएगा, जिससे ये ड्रग बाइंड नहीं हो पाएगी और बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मिथाइलेशन वर्ड पे आपको फोकस करना है। अब हम मैक्रोलाइड ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसके अंदर 4 ही ड्रग इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसका क्लासिफिकेशन ऐसे किया है, 14 कार्बन कंटेनिंग एंटीबायोटिक और 15 कार्बन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। तो 14 कार्बन किसके अंदर रहते हैं, मतलब उसके रिंग के स्ट्रक्चर में टोटल 14 कार्बन रहेंगे। तो उसके अंदर 2 ड्रग आती है, एक आती इरिथ्रोमाइसिन, दूसरी आती कैलिथ्रोमाइसिन। तो आपको मैंने बताया था कैलिथ्रोमाइसिन ड्रग एसिड स्टेबल रहती है, बाकी जितनी ड्रग है एसिड अनस्टेबल रहती है। क्यों एसिड स्टेबल रहती है, क्योंकि 6 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। इसके बाद 15 कार्बन कंटेनिंग के अंदर एजिथ्रोमाइसिन आती है और रॉक्सीथ्रोमाइसिन आती है। तो अगर आप ये कार्बन नंबर भूल जाओ तो इसको ऐसे याद रखना कि AR आपको पता किसको बोलते हैं, AR रहमान को बोलते हैं। तो अपने को AR रहमान को नंबर देने हैं म्यूजिक में, तो हम इसको कितने नंबर देंगे, 15 नंबर ही देंगे। जो हाईएस्ट नंबर 15 देंगे, 14 तो नहीं देंगे। तो मैंने ऐसे याद रखना, 15 कार्बन वाली में कौन सी ड्रग आती है, AR आती है। AR रहमान वाली मतलब एजिथ्रोमाइसिन और रॉक्सीथ्रोमाइसिन। तो इस तरह एक बार कार्बन कंटेनिंग में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए ये मैंने याद रखा है। तो इसमें 4 ड्रग है, इरिथ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन। ये सारी ड्रग मैक्रोलाइड के अंदर आती है। अब हम इसका मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। तो ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक 50S राइबोसोम के ऊपर जाकर बाइंड होगी। और आपको पता है राइबोसोम का क्या काम रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। अगर आपको डिटेल में देखना तो ऐसे देखना, ये रिवर्सली बाइंड हो जाएगी P साइड ऑफ 50S राइबोसोम पे, फिर क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। तो सिंपल सा मैकेनिज्म एक्शन है। अब हम मैक्रोलाइड का साइड इफेक्ट देखेंगे। तो इसका एक ही साइड इफेक्ट है, वो है डायरिया। वो भी कैसे डायरिया करेगा, तो ये मोटे लाइन रिसेप्टर रहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, उसको ये एक्टिवेट करेगा, जिससे इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ जाएगा, जिससे अपने को डायरिया हो जाएगा। और इसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट है नहीं, तो अपने को याद भी नहीं रखने हैं। अब एक ड्रग है जिसका नाम है टेक्रोलिमस।
तो ये टेक्रोलीमस भी मैक्रोलाइड क्लास की ही ड्रग है, बट ये एंटीबायोटिक नहीं है। ये ड्रग यूज़ की जाती है एज ए इम्यूनो सप्रेसेंट। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, मैक्रोलाइड ड्रग के नाम दिए हुए थे, बोला इनमें से कौन सी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ नहीं की जाती, तो वो थी टेक्रोलीमस। ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ की जाती है। अब इस एंटीबायोटिक के बहुत सारे रोल रहते हैं। तो ये क्लिंडामाइसिन इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। क्लिंडामाइसिन हमेशा बोन के अंदर इन्फेक्शन करता है। इसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई और बहुत सारे, उन सब में ये यूज़ की जाती है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया अपने थ्रोट के अंदर जो इन्फेक्शन करते हैं, लैरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर, वहाँ पे ये एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे अपने जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन और अपनी क्लोरामफेनिकोल। उसके बाद हम डीएनए गायरेज पढ़ेंगे, फिर अपना एंटीबायोटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को देखो, शेयर करो, लाइक करो मेरा वीडियो को।